अच्छा, तो ये स्टार्टिंग विद जून 23 का पेपर है ये। इसका सेक्शन है, आई थिंक वी आर डन। और हम इसका सेक्शन बी कर रहे हैं और सेक्शन सी कर रहे हैं। तो मई जून 2023 पेपर 4। ये हमारा ही वेरिएंट है, तो वेरिएंट है। अच्छा, अब सेक्शन सी कर रहे हैं। सेक्शन सी इज मैक्रो। इन दोनों में से कोई एक सवाल करना है, और वाला सिनेरियो चल रहा है तो कोई एक सवाल उठाएंगे। सवाल की सिलेक्शन वही अगेन आपकी नॉलेज के ऊपर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता जितना। बेटे मैं इस चीज पे आता हूँ वापस जी ना, क्लास के एंड में मतलब आपसे पूछ लेना। सही। फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं ये। तो पहले क्वेश्चन 4 जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा सवाल है ये, मैं क्वेश्चन 4 पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 4 जो हमारे पास है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है मेरी नज़र में। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ लो इनकम कंट्री। तो बेसिकली आपको पहले तो अग्री करना है क्वेश्चन से कि यस, डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ लो इनकम कंट्री। AO1 और AO2 में 14 मार्क के कंटेंट में सिर्फ आप यही बताओगे कि हाँ भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। हर जगह यही बताओ, एक्चुअल पोटेंशियल सब बताओ। पर AO3 जो आपका होगा वहां पर आप डिसएग्री करोगे और डेप्रिसिएशन के डिसएडवांटेजेस बताओगे कि डेप्रिसिएशन कैन लीड टू इन्फ्लेशन। और फिर जे कर्व वाली चीज भी बता सकते हैं। सही है, तो मैंने समरी आपको एक दे दी। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप एक अच्छे स्टूडेंट का यहाँ पर होना चाहिए, तो सारे की टर्म्स को डिफाइन कर दो। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम एक्सचेंज रेट को डिफाइन करें। सही है, तो रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। अगर एक्सचेंज रेट डिफाइन करना एक बंदा भूल भी जाता तो मेरे हिसाब से मसला नहीं होना चाहिए। डेप्रिसिएशन तो ज़ाहिर है लाजमी तौर पे डिफाइन करना है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। और स्पेशली आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डीवैल्यूएशन नहीं लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होती है, ऑटोमेटिकली जो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। तो इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। डिमांड ऑफ करेंसी गिरने से भी होता है, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ने से भी होता है। सही है, तो डिमांड फॉर करेंसी गिरने से भी होता है, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ने से भी होता है। दोनों केसेस में करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपको चाहिए कि आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता दो कि भाई, क्योंकि देखो सवाल पूरा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यू नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसको बताओ कि भाई मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ की नॉलेज है। मुझे ये भी पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है एक्चुअल ग्रोथ, जिसमें PPC के अंदर वाली चीज हो रही होती है, AD बढ़ता है। एक जो है वो आपकी होती है पोटेंशियल ग्रोथ, जिसमें अपन जो है वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ा के दिखाते हैं, या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट कर देते हैं। सबसे आसान तरीका PPC के थ्रू होता है कि आप PPC राइट पर शिफ्ट करके दिखा दो और एक्चुअल को बढ़ा के दिखा दो। तो मेरे हिसाब से PPC इस क्वेश्चन में बनाना चाहिए, ऑल्दो मैंने अपने आंसर में शायद नहीं बनाया हुआ, पर बनाना चाहिए। आपको याद होगा हमने सेक्शन ए की, इसी का सेक्शन ए किया था जिसमें पोटेंशियल एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का हमने डायग्राम बनाया था PPC का। एक्चुअल भी बढ़ाया था, पोटेंशियल PPC को राइट पर शिफ्ट किया था। इसी का सेक्शन है, तो इसी पेपर का। तो वो वाले डायग्राम आप बना सकते हो। मैं आपको रफ ऐसे बना के दिखा देता हूँ। मतलब आप एक PPC बना के एक्चुअल बढ़ा के दिखाओ, दिस इज एक्चुअल ग्रोथ, और फिर PPC को राइट वर्ड शिफ्ट कर देना, दिस इज पोटेंशियल ग्रोथ। तो ये डायग्राम बन सकता है अगर चाहो तो। अच्छा, फिर उसके बाद आप उसको ये बताओ कि ये जो दोनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, इन दोनों में जो है वो एक कंट्री की रियल GDP बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही होता है इंक्रीज इन रियल GDP। सही है, फिर उसके बाद क्या करेंगे। अब सवाल पूरा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड लो इनकम कंट्रीज, तो आपको पहले उसको बताना चाहिए कि लो इनकम कंट्रीज में ऐसी क्या चीजें होती हैं। सही है, तो लो इनकम कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो यहाँ पर बताने पड़ेंगे। सही, तो क्या क्या बताओगे, ये बहुत बार हम लिख चुके हैं, मैं एक बार और भी लिख देता हूँ। चलो, लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, वहां पर एजुकेशन हेल्थ केयर अच्छा नहीं होता, तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है। आप यहाँ पर कह सकते हो हाई डिपेंडेंसी रेशियोज, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हाई डिपेंडेंसी रेशियोज। फिर आप ये भी कह सकते हो कि लो GDP पर कैपिटा है, लोगों की इनकम पर हेड जो है वो यहाँ पर कम होती है, तो कैपिटा मींस हेड, GDP मींस इनकम। और क्या होता है, सिग्निफिकेंट, नहीं मैं वो खाली MS वाली चीज दिखा रहा हूँ जो उसने हर MS में लिखा हुआ है, सेम ही चीज लिखी हुई है हर MS में। सही है, पिछले हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, हर जगह से सेम चीज लिखी हुई है। तो सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस हमने ये FDI वाले सवाल में भी लिखा था, हमने ये ग्लोबलाइजेशन वाले सवाल में भी लिखा था, मुझे तो याद हो गया। सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस ऑन प्रोड्यूसिंग
एंड एक्सपोर्टिंग प्राइमरी गुड। वैसे और भी बहुत चीजें होती हैं कि एचडीआई कम होता है, लिख सकते हो, पर ये जनरल चीजें जो वो चाह रहे हैं आप एज अ स्टूडेंट आपको बतानी चाहिए। अब आपका आंसर शुरू होगा, आप उसको डेप्रिसिएशन के ना सबसे पहले क्या बताओगे, फायदे बताओगे और बताओगे कि ग्रोथ कैसे आती है, सही है। तो क्या करेंगे, एएस वाला ही आंसर बनेगा, यहाँ पे सुनना जरा गौर से। भाई मैंने जो है वो करेंसी को डेप्रिशिएट किया, जैसे ही करेंसी को डेप्रिशिएट किया मतलब खुद ब खुद हो गई, किया नहीं, खुद ब खुद हो गई, और एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम हो गई, क्योंकि बाहर वालों को आपका मुल्क जो है वो सस्ता लगेगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ गई, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो आपका बढ़ जाना चाहिए, आपके इंजेक्शंस बढ़ेंगे, जे इज फॉर इंजेक्शंस, तो आपकी कंट्री में इंजेक्शंस बढ़ रहे हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब आपकी कंट्री डेप्रिशिएट होती है, करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो आपको बाहर वाली कंट्रीज महंगी लगती हैं, तो इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाता है, और इससे विड्रॉल्स जो है वो आपके कम हो जाते हैं। सही है, तो ये दोनों सिनेरियो को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा एक्स माइनस एम विल बी पॉजिटिव, आई थिंक सही है, एक्स माइनस एम हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोर्ट इज एक्सीडिंग इम्पोर्ट, जिसको अपन जो है वो दूसरे लफ्जों में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं। और इसकी वजह से एक इकोनॉमी का जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में आता है एक्स माइनस एम। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये चीज लाजमी तौर पे बतानी है, ये जो चेन मैंने आपके सामने क्रिएट करी है, ये मैंने इस अजम्पशन पे क्रिएट करी है कि डिमांड इज इलास्टिक, सही है। मैंने इस अजम्पशन पे ये चेन क्रिएट करी है कि डिमांड इज इलास्टिक, वरना ये ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है ये चीज। फिर जैसे ही तुमने एक बार एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को जो है वो बढ़ा के दिखा दिया, फिर तुम उसको बताओ कि इसके बढ़ने के बाद जो है वो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। देखो स्टेप बाय स्टेप जाने, इसके बढ़ने के बाद जो है वो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, तो अब मल्टीप्लायर इफेक्ट आप बता भी सकते हो थ्रू कैलकुलेशन, वही वाली किसी पीटी 100 मिलियन 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, 500 मिलियन हो जाता है, बता सकते हो, मसला नहीं है। आप पर इसको ये वाली चेन बता दो थियोरेटिकली, क्या आप उसको बोलो कि यार एक्चुअल ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि एडी के बढ़ने से एक्चुअल ग्रोथ बढ़ती है, आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज होते हैं, ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। और एक्चुअल ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी की जब एडी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है इस डिमांड को मीट करने के लिए यू नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जब आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली यू नीड मोर लेबर, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाता है, एंड देन यू नीड देन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद जो है वो आपकी इकोनॉमी में ज़ाहिर है लोग काम कर रहे हैं, तो आउटपुट बढ़ेगा, मजीद लोगों की जो है वो इनकम्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, एंड घुमा फिरा के एंड में जो है वो आपका रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल ग्रोथ। तो इतनी लंबी चेन बनाओगे, समझाओगे, तब जाके मार्क्स देगा। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, इनकम्स बढ़ी है, मजीद डिमांड क्रिएट हो रही है, हो सकता है कि फर्म्स जो है वो इस चीज को देख के एनकरेज हो जाएं, और फर्म्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। हो सकता है कि फर्म्स जो है वो इस चीज को देख के एनकरेज हो जाएं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, और इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो है आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, हो सकता है मशीनरी के ऊपर हमारी वो हो रही इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप ऐसे ही अज्यूम करके उसको लिख दो, और बता दो कि जब आप ऐसी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में पोटेंशियल ग्रोथ आ जाती है, और आपकी कंट्री का एलआरएएस राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, या पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये आपकी वन साइड ऑफ द आंसर है, वन साइड ऑफ द आंसर आपकी खत्म हो गई। यार ये एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट दिया है उमर ने, वेरी गुड यार। पॉइंट यहाँ पर उमर ने ये दिया है कि एक इकोनॉमी में जब इंपोर्ट महंगा होता है, तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक, तो मैं ऊपर ये बात बता चुका हूँ, विल स्विच टू डोमेस्टिक। पर यहाँ पर एक और एलिमेंट जो है वो हमें उमर ने यहाँ पर दे दिया कि जब लोग डोमेस्टिक पे स्विच हो जाएंगे तो आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है, आपकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगी, इसकी वजह से भी एक इकोनॉमी का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि नई ऑन्टरप्रेन्योर्स जो है वो इसको एज एन वो देखेंगे, एज एन अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो ये देखेंगे कि लोग डोमेस्टिक पे आ रहे हैं, तो हो सकता है और ऑन्टरप्रेन्योर्स आए और वो अपने बिजनेस को खोलें, तो इससे भी आपकी कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ सकता है। बेहतरीन यार, क्लियर है ये चीज। मैं खुद थोड़ा कंट्रीब्यूट करा रहा हूँ तो और पॉइंट्स मिल जाते हैं, देखो मैंने तो यहाँ पर रोक दिया था अपना ये वाने, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर आप दो डायग्राम्स बना सकते हो, तीसरा भी बना सकते हो, मेरे हिसाब से पीपीसी भी बना लेना चाहिए, मैंने अपने आंसर में नहीं बनाई हुई, ना ही मैंने अपने आंसर में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है जो मुझे अभी उमर ने बोला है, इसको आप ऐड कर सकते हो, बड़ा अच्छा पॉइंट है यार ये।
मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद हो, आपको आंसर में ऐड कर देना है। आप ये भी कह सकते हो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज होंगे, मैं ये भी लिख देता हूँ। ये ऑल्सो न्यू एंटरप्राइज। अच्छा, मैंने वैसे ये दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा सकते हैं और एडी को भी बढ़ा सकते हैं, तो एलआरएएस वाला ग्राफ भी बन सकता है, ये वाला ग्राफ भी बन सकता है। अच्छा, पीपीसी वाला ग्राफ भी मैं बार बार बोल रहा हूँ तो मैं बना ही देता हूँ। पीपीसी वाला ग्राफ भी बन सकता है जिसमें तुम पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर लिख दो कैपिटल गुड। ये डायग्राम भी मेरे आंसर में नहीं है शायद, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये तो एक्चुअल ग्रोथ भी दिखा दिया, पोटेंशियल ग्रोथ भी दिखा दिया। प्रोलॉन्ग ग्रोथ, बिल्कुल एक्चुअल पोटेंशियल साथ बढ़ रहा है। ये वाली इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस में आएगी। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जनरली लिख दो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, मसला नहीं। वैसे तो इंड्यूस में आनी चाहिए ये, क्योंकि इनकम के बढ़ने से बढ़ रही है। सही है। एक्सेलरेटर वाली गेम है ये। अब इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। वो भी लिख सकते हैं, पर वही बात है, आंसर पे रहो ना बस। अब आपने डेप्रिसिएशन को उसको फायदे बता दिया, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअल और पोटेंशियल, देखो इररिलेवेंट नहीं जाना है, सिर्फ एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ की बात करनी है, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे। टू द पॉइंट आंसर रखा करो अपने। 20 मार्क का सवाल है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आंसर लिख दो, ये दिमाग में रखना हमेशा। सही है। फिर आप इवेल्युएटिव कमेंट्स उसको दो। अब मुझे बताओ कि क्या डेप्रिसिएशन से हमेशा फायदा होता है? क्वेश्चन मार्क्स सारा यहाँ पर ही है। सही है। तो सबसे पहले तो आप उसको ये बताओ, द एबिलिटी ऑफ सप्लाई कैपेसिटी, या स्पेयर कैपेसिटी भी लिख सकते हो, इन द लो इनकम कंट्रीज। ये मैं सारे पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ, जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ, बड़ी अच्छी इवैल्यूएशन बन सकती है इस आंसर की। रिएक्ट टू द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सुनना, ये क्या पॉइंट मैंने लिखा है, ये पीईएस वाला पॉइंट है, याद है? एक्सपोर्ट का जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई से लिंक किया था इसको। आप उसको क्या बोलोगे, इसी पहले पॉइंट को कनेक्ट करो दूसरे पॉइंट से। बोलो कि ये जो वो होती हैं, ये जो कंट्रीज होती हैं, ये जो लो, पहले पॉइंट को चलो अलग ही समझा दो। बोलो ये जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, अगर इनकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम भी हो जाती है और इनका बाहर मुल्कों को इनका प्रोडक्ट सस्ता भी लगता है बाहर मुल्क वालों को, तो कैसे बढ़ाएंगे ये लोग? ये लोग सप्लाई, क्या क्या ये लोग डिमांड मीट कर सकेंगे? मतलब आप इसको अगर चलो दूसरे पॉइंट से लिंक करते भी हो, मैं लिख ही देता हूँ दूसरा पॉइंट। वैसे मैं नहीं लिखना चाह रहा था, चलो लिख देता हूँ। आप उसको ये बोलो कि भाई ये जो कंट्रीज होती हैं, ये जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, ये प्राइमरी गुड्स पे डिपेंडेंट होती हैं, हमने लिखा था ऊपर अभी अजम्पशन में। सही है। अब प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं, और हमें पता है कि ये प्राइमरी गुड्स एग्रीकल्चरल होते हैं, और इसका सबसे बड़ा इशू यही है कि इन इलास्टिक सप्लाई वाला सिनेरियो चल रहा होता है यहाँ पे। और उस इन इलास्टिक सप्लाई वाले सिनेरियो में अगर तुम्हारी एक्सपोर्ट की प्राइस कम भी हो जाती है, देयर इज नो गारंटी यू कैन मीट दिस डिमांड, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से कम होने से डिमांड तो बढ़ जाएगी, पर गारंटी थोड़ी है कि तुम इस डिमांड को मीट कर पाओगे। और शॉर्ट रन में तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर पाओगे, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू उल्टा कम हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू उल्टा कम हो जाएगा तो आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी? डेफिसिट हो जाएगी। याद है ना कि डेप्रिसिएशन इज नॉट बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन, अभी मार्शल लॉ कंडीशन बताएंगे एंड में। क्लियर है? फिर वो ये घिसा पिटा बच्चों वाला पॉइंट दो कि भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला मसला हो सकता है। भाई अगर लेट से मैं कहता हूँ कि कल को पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, जो कि बल्कि हुई भी है, तो हमें इंपोर्ट महंगे लगते हैं। अब मसला सारा ये है कि चलो कंज्यूमर गुड्स नहीं मंगवा रहे तो समझ आती है, पर अगर ये रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल तो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि इंपोर्ट करते हुए आप कंज्यूमर होते हो तो डिमांड की बात करते हैं। सही है। एक्सपोर्ट पे सिर्फ पीईएस की अक्सर बात होती है, इंपोर्ट में नहीं होती। इन इलास्टिक डिमांड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट की प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत कम से गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तुम अभी भी उतना ही इंपोर्ट कर रहे हो, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक बहुत हाई प्राइस पे कर रहे हो।
तो इससे तुम्हारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तुम्हारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, और उस शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की वजह से आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, और उस प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से जो है वो आपकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन आएगी, उस इन्फ्लेशन को मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और यहाँ पर आप एक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम करने वाला ग्राफ भी बना सकते थे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में लिख सकते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी तो होगी। मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया, सही है, और उस डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो गई, तो इस एक्सपोर्ट की प्राइस के कम होने से मेरे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है और मैं आसानी से इस डिमांड को मीट कर पा रहा हूं, तो ऐसे सिनेरियोज में तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। अब मैंने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पहले ही बनाया हुआ है, मैं उसको बोलूंगा कि अगर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ गया और मेरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई, इसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी का प्राइस लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू शॉर्टेज। अब अगेन ये डिपेंड तो डिफ्लेशनरी गैप पे करता है, पर आप इसको एज अ पॉइंट यूज कर सकते हो कि भाई दिस कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है, दिस कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऑलराइट, तो ये एक और पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर है वो मार्शल लैंडर कंडीशन है। सही है, मैं इसको अलग कलर से भी लिख रहा हूँ। आप उसको ये बोलो कि भाई डेप्रिसिएशन के पीछे एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और वो मार्शल लैंडर कंडीशन है, जिसको पेपर में वो MLC भी बोलता है शॉर्ट फॉर्म में। और मार्शल लैंडर कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये था कि द कंबाइंड इलास्टिसिटीज ऑफ X एंड M शुड बी ग्रेटर देन 1। है, तो बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहा है इलास्टिक की, और उसी सिनेरियो में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा वरना नहीं होगा, जो कि मैंने अपने आंसर में भी ऊपर बताया हुआ। इफ इट वाज इन इलास्टिक तो फिर क्या होगा, अगर x प्लस एम वो है, इफ x प्लस m लेस देन 1 फिर क्या होगा, फिर तो इन इलास्टिक होगा। उस सिनेरियो में तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। सही है, यहाँ पर आप एक जे कर्व भी बना सकते हो अगर चाहो तो, जे कर्व। सही है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वैसे तो इतने सारे पॉइंट्स लिखने भी नहीं है, ये तो मैंने बहुत सारे बता दिया, मेरे को 3 लिखने हैं वैल्यूएशन में, 6 मार्क की तो वैल्यूएशन। एक और अच्छा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अगर देखो पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हुए ना वो डॉलर में लिए हुए हैं, अगर आपने फॉरेन करेंसी में कर्जे लिए हुए हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, तो फिर आपको वो पे ऑफ करने में बहुत इश्यू होगा। मतलब जब पाकिस्तान की करेंसी गिरती है ना, तो एक एक दिन में 500% डेट बढ़ जाता है, अगर आप करेंसी से एक्सचेंज करो उसको। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू सर्विस इंटरनेशनल डेट इफ बोरोइंग्स आर इन अ फॉरेन करेंसी। अगर कल को मैंने बोरोइंग डॉलर में करी हुई है और डॉलर की वैल्यू जो है वो गिर जाती है अगेंस्ट माई करेंसी, सही है, तो उस सिनेरियो में जो है वो मैं जैसे अभी अभी लेट से मैं कहता हूँ कि $1 280 का है। अब मैंने लोन्स लिए में, तो मुझे 280 के हिसाब से पे करना है, 280 रुपये दूंगा, $1 मिल जाएगा, पे ऑफ करूंगा। पर अगर $1 400 रुपये का हो गया फिर क्या करूंगा, फिर मुझे 400 रुपये देने पड़ेंगे फॉर $1। इसका मतलब अगर आप देखो तो मुझे अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना इन टर्म्स ऑफ करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इट इज डिफिकल्ट टू सर्विस इंटरनेशनल डेट इफ बोरोइंग्स आर इन अ फॉरेन करेंसी। समझ आ गया पॉइंट, क्लियर है ये चीज। सही है, ये मैंने आपके लिए कंक्लूजन लिखा हुआ है, मेरा जो आंसर है उसमें कंक्लूजन थोड़ा डिफरेंट है, ये कंक्लूजन मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, ये देख लो, बैठा हुआ था तो लिख दिया। ये एक अच्छा कंक्लूजन बन सकता है आपके आंसर को ओवरऑल अगर आप देखो, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपके साथ पढ़ भी लेता हूँ ये। तो देखो से क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंक्लूड depreciation of a low income country exchange rate plays a significant role in encouraging economic growth। पहले तो आपने बता दिया कि हाँ भाई इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, by making exports more competitive and encouraging domestic production, ये उमर वाला पॉइंट है। depreciation can stimulate export led growth, जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, and enhance a country's balance of payment। Additionally, it can attract foreign investment, improve tourism, and partially reduce trade deficits depending on PAD. However, the effectiveness of depreciation in promoting economic growth depends on various factors such as economic structure, policies, एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस, दुनिया के बाहर क्या हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, पैरेलल डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं हो रही है, फिर फायदा थोड़ी होगा।
सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो therefore while depreciation can be a useful tool for enhancing economic growth in low income countries, it impacts needs to be carefully evaluated within the broader context of countries इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस एंड पॉलिसी। थोड़ी हैवी कंक्लूजन है, पर इसको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। आंसर जो है वो आपके पास पूरा ये रहा, मैंने कंक्लूजन ये वाला लिखा हुआ था जब मैंने पहले आंसर लिखा था, तो बड़ा सिंपल कंक्लूजन है ये भी। अच्छा, डायग्राम्स जो हैं वो वही वाली हैं जो मैंने आपके साथ बनाई है, बस पीपीसी वाला डायग्राम मैंने नहीं बनाया हुआ, बाकी तीनों यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो जब आप आंसर रीड करोगे तो आप मेरे ख्याल में आपको मसला नहीं होगा। अब जो है हम इस वाले आंसर पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम आ रहे हैं। सही है, ये वाला सवाल क्लियर है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू के बढ़ने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट। ये भी लिख सकते हो, वही फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाले पॉइंट हो गया ना, ये लिख सकते हो। सही है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। एंड हाउ दिस पॉलिसी में अफेक्ट गवर्नमेंट एबिलिटी टू अचीव इट्स अदर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। अच्छा, AO1 और AO2 में तो ये बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इन्फ्लेशन क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन रेट को कैसे कम कर सकती है, और किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्फ्लेशन को कम करती है तो दूसरे ऑब्जेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर मैं ऑन दी अदर एंड बोलूंगा नहीं भाई ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। या तो तुम, अच्छा इसकी इवेल्युएशन के ना दो एलिमेंट्स हैं। या तो तुम इवेल्युएशन में ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट अदर ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल, या तो आप मॉनेटरी पॉलिसी की बुराइयां बताओ। इसका इवैल्यूएशन थोड़ा टेढ़ा है सवाल का। आप अग्री तो कर लोगे कि हाँ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कम कर देती है, एंड हाउ दिस पॉलिसी में अफेक्ट गवर्नमेंट एबिलिटी टू अचीव ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, तो आप बोलो भाई कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि डिमांड साइड पॉलिसीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग। बात सारी है कि फिर इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे। इवैल्यूएशन में ये बताना बहुत मुश्किल है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। तो बेहतर इवैल्यूएशन क्या होगी कि आप मॉनेटरी पॉलिसी की बुराइयां करना शुरू कर दो। क्लियर है चीज, तो मसला अब किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे। स्टार्ट में नहीं, एंड में, बिल्कुल इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। सही है, बता देता हूँ, वापस बता दूंगा क्या बोला है। पहले मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करना। सही है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बता देना, जब भी किसी पॉलिसी को डिफाइन करते हैं तो टूल्स बताते हैं, जैसे मनी सप्लाई एक टूल होता है, फिर इंटरेस्ट रेट एक टूल होता है, एक्सचेंज रेट भी एक टूल होता है क्योंकि उस पर भी फिर अफेक्ट आ ही जाता है, और एक और आपका टूल होता है क्रेडिट रेगुलेशन, की गवर्नमेंट्स किस तरीके से जो है वो क्रेडिट को रेगुलेट कर रही है, लेंडिंग पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है वगैरह वगैरह। वैसे क्रेडिट रेगुलेशन नॉर्मली आंसर में ना भी देखो तो मसला नहीं होता, क्योंकि ये ना इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट में इतना डेटा आ जाता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर इन्फ्लेशन डिफाइन करोगे भाई, इन्फ्लेशन क्या होती है, इट इज द परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर आपने उसको, अच्छा एक एक चीज को अब यहाँ पर आप समझो कि एक ऑब्जेक्टिव तो उसने मुझे सवाल में बता दिया कि अचीव करना है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने का मतलब क्या, यू आर अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी। अब मैं उसको अदर मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स बता रहा हूँ, अदर मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स, क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट करवाना है ना, तो मैं अदर मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कराऊंगा। मैं लो अनएम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्फ्लिक्ट कराऊंगा, तो मैं उसको पहले बता दूंगा कि भाई लो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको दूसरे लफ्जों में जो है वो पेपर में फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलता है वो। एक और उसका जो प्राइस स्टेबिलिटी के अलावा ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली साथ ही अचीव हो जाते हैं। और एक और उसका ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी, कह दो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। मार्किंग स्कीम्स में जो है वो आजकल बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम लिख रहा है, बात एक ही है, डिसइक्विलिब्रियम ना हो ना, मतलब सरप्लस और डेफिसिट इतना ज्यादा ना हो, तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। आपने ये सारी चीजें उसको बता दी। अब मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जहां पर मैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूंगा। तो सबसे पहले तो तुम अपने आंसर में उसको बताओ कि भाई हम जो यहाँ पर पॉलिसी अभी उठा रहे हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी या डीफ्लेशनरी, ये कॉन्ट्रैक्शनरी या डीफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। फिर ये बात, अच्छा भाई, तो आप उसको बताओ कि कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है जो रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो डिफ्लेट कर रहे हो इकोनॉमी को, तो आप सबसे पहले तो जो है वो मनी सप्लाई को कम करोगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है तो मनी सप्लाई कैसे कम कर रहे हो ये भी बताओ।
तो एक एग्जांपल दे दो, बोलो कि भाई हम मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड द गवर्नमेंट इज इशूइंग बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, लोगों को बॉन्ड्स बेच रही है, लोग गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं, इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम हो रही है, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो रही है। जैसे ही एक इकोनॉमी में पैसा शॉर्ट होता है तो उस पैसे शॉर्ट होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेवर्स जाग जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसका मतलब पहले के मुकाबले में रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ रही है। रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ने का मतलब है कि सेवर्स जो हैं वो सेव ज्यादा करेंगे, और अगर सेव ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पेंड कम कर रहे हैं। स्पेंड कम करेंगे तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये आपकी पहली चीज होगी। दूसरी चेन आपकी ये होगी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोवर्स जो हैं वो भागना शुरू हो जाते हैं। सही है। बोरोवर्स क्या होंगे? भागना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बोरोवर्स क्यों भागना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि पहले के मुकाबले में आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने का मतलब है कि पहले के मुकाबले में लोग बोरो कम करेंगे, और जब लोग बोरो कम करेंगे तो इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगी, इससे इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होगी, जिससे मजीद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। पहले चीज, क्योंकि एडी के इक्वेशन में ही आता है ना सब, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो कि हर बच्चा मिस करता है, वो ये है कि ये साला जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ता है? बता सकता है कोई ये? इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ता है? और ये जो एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है इसको एप्रिसिएशन बोलूंगा कि रिवैल्यूएशन बोलूंगा? दो सवाल पूछे हैं आपसे। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ रहा है, और ये एक्सचेंज रेट को बढ़ने की एप्रिसिएशन बोलूंगा कि रिवैल्यूएशन बोलूंगा? बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बाहर कंट्री से हॉट मनी फ्लोज आते हैं, आपकी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये इंटरेस्ट रेट आप खुद बढ़ा रहे हो, इसका मतलब यू आर डेलिबरेटली इंक्रीजिंग योर करेंसी। इसका मतलब द बेटर वर्ड अ स्टूडेंट शुड यूज हियर इज रीवैल्यूएशन। बट इफ यू यूज एप्रिसिएशन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन करी जाती है, एप्रिसिएशन हो जाती है। सही है। एप्रिसिएशन का भी वर्ड यूज करोगे तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर एप्रिसिएशन भी लिख देता हूँ। पर मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई एप्रिसिएशन हो नहीं रही है, वैसे रीवैल्यूएशन हो रही है देखा जाए तो। अच्छा, जैसे ही होगा तो क्या होगा? जब करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसा ही है। एक्सपोर्ट की प्राइस जब बढ़ती है तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। सही है। और जैसे ही एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है तो एक्सपोर्ट की रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। अच्छा, जब करेंसी की वैल्यू आपकी गिर जाती है, बढ़ जाती है, तो उस बढ़ने की वजह से आपको दूसरे मुल्क सस्ते लगते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है। और जब इंपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है तो इससे जो है वो आपकी इंपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। और जब इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इससे आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर अगर आप नोट करो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि आपका एक्स माइनस एम इज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर भी आपकी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वो कम हो जाएगी। फिर आप उसको ओवरऑल समराइज करो। आप उसको बोलो कि भाई मैंने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, मैंने जो है इनको कम करके इकोनॉमी में प्राइस लेवल को कम कर दिया, और मैंने जो है वो अपना टारगेट अचीव कर लिया ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो आपने एक एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन अभी समझा दिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल। अभी भी A1 A2 खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट करके भी दिखाना है। इसका मतलब यहाँ पर आपने प्राइस स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म कर दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि आपको डायग्राम्स बनानी है। अच्छा, आप डायग्राम कौन कौन सी बनानी है जरा देखते जाओ। पहला ग्राफ, यहाँ पर सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट रेट। A2 के बच्चे हो भाई, बिना डायग्राम के आंसर नहीं करना, बहुत रेयर होते हैं वो। सही है। क्वांटिटी ऑफ मनी। फिर यहाँ पर आपने अगेन लिखा इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर आपने लिखा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आपने जो है वो सबसे पहले बनाया लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मनी डिमांड का कर्व। फिर आपने बना दिया मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई को क्या करा? कम करा। ये मनी सप्लाई को आपने कम करा, पॉइंट ई पे थे।
पॉइंट ई से पॉइंट E1 पे आ गए, आपने मनी सप्लाई को कम करा तो देखो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है ना, कह रहे हैं यहाँ तक। अच्छा भाई फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर एक और चीज पता होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, और ये आपकी एमईसी की लाइन है, याद है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। तो यही लाइन को आगे एक्सटेंड करो, ये इंटरेस्ट रेट को आगे लेके आओ, इसी इंटरेस्ट रेट को आगे लेके आओ, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पहले के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, देखो साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पहले के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट जो है वो पीछे की तरफ आ रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। ये मेरा पहला डायग्राम है आंसर का। तो वो हमने बीओटी डेफिसिट में इसमें बेटे ऑटोमेटिकली कवर कर लिया ना, स्पेशली मेंशन करने की फिर जरूरत नहीं होती, अगर आपने बीओटी डेफिसिट के थ्रू बता दिया ना, लिख सकते हो, मसला नहीं है, एनालिसिस के मार्क्स फिर भी मिलेंगे। फिर आप एक और डायग्राम बनाओ जिसमें एएस वाली बेसिक डायग्राम होगी। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम बनाया, यहाँ पर लिखा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर लिखा एग्रीगेट डिमांड, ये आपकी आ गई प्राइस लेवल, ये आपका आ गया रियल जीडीपी। ठीक है, तो प्राइस, रियल जीडीपी, इक्विलिब्रियम। अच्छा आपने क्या करा, आपने एग्रीगेट डिमांड को कम करा तो ये आपका एडी आ गया पीछे की तरफ, और फिर जो है ये आपकी प्राइस हो गई कम, आप आ गए Y1 के ऊपर, ये आ गया इक्विलिब्रियम। अच्छा आप एक और फिर A2 वाला डायग्राम भी बना सकते हो, मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ बच्चे A2 वाला डायग्राम बनाए, ये ज्यादा आसान है वैसे देखा जाए। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम मॉडल वाला ग्राफ बोलते हैं। ये आपकी आ गई 45 डिग्री लाइन, वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन जो होती है। एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बनाया, दूसरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बनाया, आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करके दिखा दिया, सिंपल। फिर ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे भाई, पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, इसकी वजह से इकोनॉमी का आउटपुट कम हो रहा है। सबसे आसान चेन तो यही है, रियल जीडीपी कम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ। अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट सारे किससे कर रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, हाँ? ये सारे प्राइस स्टेबिलिटी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो प्राइस स्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आगे बताओ, बताओ कि ये इससे जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होने से डिमांड फॉर लेबर भी कम हो रहा है, और जब डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है तो इस डिमांड फॉर लेबर की कम होने की वजह से इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स विथ फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, और लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अच्छा फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट है, करेंसी रीवैल्यू हो रही है, एप्रिसिएशन हो रही है, इससे ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट हो रहा था जब डिमांड इलास्टिक थी। आउटफ्लोज जो हैं वो इनफ्लोज से ज्यादा थे, इंपोर्ट ज्यादा थे एक्सपोर्ट कम थे, तो जब आउटफ्लोज इनफ्लोज ऑफ मनी से ज्यादा होते हैं तो इससे आपकी कंट्री का करंट अकाउंट क्या हो जाता है, जिसमें ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज आता है, वो प्राइमरी सेकेंडरी इनकम आती है, क्या हो जाता है करंट अकाउंट, डेफिसिट। और करंट अकाउंट किसका पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट
इक्विलिब्रियम। फिर और आप यहाँ पर ना एक और बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हो, एक फिलिप्स कर्व यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो उसके लिए। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स का आई होप आपने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली है, अगर नहीं याद तो देखो। फिलिप्स कर्व कैन डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, द अनलाइकलीहुड ऑफ बोथ लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट बीइंग अचीव टुगेदर। देखो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब यहाँ पर आपने प्राइस स्टेबिलिटी अचीव कर ली, आपने यहाँ पर महंगाई कंट्रोल कर ली। महंगाई कंट्रोल करने की वजह से जो है, महंगाई कंट्रोल करने की वजह से जो है वो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो इसको मैं ना जरा चेंज कर देता हूँ, सॉरी, एरोस चेंज कर देता हूँ। मैं ना इसको नीचे कर देता हूँ। महंगाई कम हुई तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। क्लियर है? तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, ये SRPC लिखा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग रन में तो वो फिर सीधी लाइन हो जाती है। क्लियर है? अब वैसे इस क्वेश्चन की इवैल्यूएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस क्वेश्चन की इवैल्यूएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब मैं डिसएग्री करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल तो कर लेती है, पर उसमें अपने मसले बहुत हैं। और फिर आप ये भी बता सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते कहीं ना कहीं। अब ये वाली चीज इवैल्यूएट करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी की बुराइयां करना, तो मॉनेटरी पॉलिसी की बुराई करके फारिग करो। वैसे तो जो आंसर मैंने अपलोड किया हुआ है ना ड्राइव पे, उसके थ्रू आपको ज्यादा इवैल्यूएशन समझ आएगी। मैं रीड भी कर रहा हूँ, मैं थोड़े पॉइंटर्स आपके साथ फिर भी बना रहा हूँ ताकि हम डिस्कशन कर लें। जैसे एक पॉइंट यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आप बोलो देयर आर टाइम लैग्स। सही है, देयर आर टाइम लैग्स बिटवीन चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड इट्स इम्पैक्ट। ये एक पहला पॉइंट आप बना सकते हो। अच्छा, सही है। और क्या बुराई लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिमाग में आ रही है? आप उसको ये लिखो कि एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन, ये दोनों के मतलब सेम नहीं होते हैं। यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पेपर में रीवैल्यूएशन लिख रहे हो तो आप यहाँ भी रीवैल्यूएशन लिखोगे, ऊपर एप्रिसिएशन लिखा तो यहाँ भी एप्रिसिएशन लिखोगे। आप बोलो एप्रिसिएशन इज ओनली बेनिफिशियल इफ एक्स प्लस एम, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन बेनिफिशियल है मोर देन वन में तो ये लेस देन वन में होगी। तो एक्स प्लस एम कंबाइंड इलास्टिसिटी should be less than one, should be less than one, should be less than one। तो यहाँ पर जो है वो रिवर्स मार्शल लर्नर कंडीशन अप्लाई हो रही है, रिवर्स। तो यहाँ पर आपका जे कर्व उल्टा जे कर्व बनेगा, रिवर्स जे कर्व। सही है, मतलब ये वाला बनेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, टाइम, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इनिशियली अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इनिशियली इनइलास्टिक डिमांड होगी तो बढ़ेगा, पर जब डिमांड इलास्टिक हो जाएगी तो कम हो जाएगा, तो वो जो कि मैंने अपना आंसर में ऊपर मेंशन भी किया है। क्लियर है तो मसला? ये बात मैं पॉइंट समझा नहीं आपका बेटा, क्या लिख क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा, एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, एवरी वन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट। माइट बी इंटरेस्ट इन इलास्टिक, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, सही है, और लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं करा, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं थे टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। फिर आप ये भी बोलो कि भाई आपने एक बार अगर ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगा के एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिया ना, और एक बार आपकी इकोनॉमी का आउटपुट कम हो गया, देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। क्योंकि इकोनॉमी में जो फिर जो रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है और ये फिर बैकफायर कर जाती है पॉलिसी। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि मैंने लिखा हुआ है आपके लिए ऑलरेडी, द एक्यूरेसी ऑफ इन्फ्लेशन फोरकास्ट में बी रिलेटिवली पुअर। भाई हमें यही नहीं पता कि इन्फ्लेशन कितनी है, हाई रेट बोल लो, क्या पता हाई रेट ना हो। Monetary policy tries to reduce inflationary pressures before they occur, but if inflation is higher than predicted, the interest rate may be too low to effectively control the rate of inflation। है ये?
ये एक अच्छा पॉइंट है कि एप्रिसिएशन अगर हो रही है, और ये देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सही, अब समझ गया मैं। आपने बोला कि एप्रिसिएशन इज ओनली बेनिफिशियल इफ एक्स प्लस एम कंबाइंड इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। अब इस सिनेरियो में तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। सही कह रहे हो। इस सिनेरियो में तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, पर इस ट्रेड सरप्लस से इन्फ्लेशन आ जाएगी। अच्छा पॉइंट कह सकते हो। अच्छा, ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया मेरे हिसाब से। अब आंसर पे आ जाते हैं मेरे। डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं, इवैल्यूएशन देखो इसकी। पहली तो वही है कि एक बार जब आपने डिमांड कम कर दी तो बहुत मसला हो जाएगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनइलास्टिक वाली बात कर रहा है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर एक ना गलती है। रिवर्स मार्शल कंडीशन स्टेट्स दैट द फॉरेन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी टू इंप्रूव द करंट अकाउंट पोजीशन द कंबाइंड इलास्टिसिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स मस्ट बी लेसर देन वन। ठीक है, लेसर देन वन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, मैं फाइल में भी अपडेट कर दूंगा इसको। टाइप होगा। फर्दर मोर देर इज अ टाइम लैग, तो टाइम लैग वाला इशू। अच्छा, लिखने तीन ही पॉइंट है हाँ भाई। डिफरेंट रिएक्शंस एंड कंक्लूजन। ठीक है।